मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक लड़की किसी सुनसान जगह बैठी हुई है। वो किसी को मदद के लिए पुकारती है और बहुत डरी और सहमी हुई होती है। फिर वो अपने फोन से नंबर डायल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन का नेटवर्क नहीं होता और फिर एकदम से कोई चीज उसे खींच लेती है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ लड़के किसी जगह का नक्शा बना रहे होते हैं। कुछ लोगों को एक ग्रुप से जिन्हें पुरानी और अजीब जगहों पर जाने का शौक होता है और वो वहीं जाने वाले होते हैं। जेफ अपने दोस्तों से कह कर जाता है, मैं आधे घंटे में बाकी सबको लेकर होटल की लॉबी में आ जाऊंगा, तुम लोग भी उधर आ जाओ, वहाँ से हम सफर के लिए रवाना हो जाएंगे। इस तरह उनका सफर शुरू हो जाता है। पहले वो एक पब्लिक बस के जरिए एक जगह पहुँचते हैं। ये जगह उनकी मंजिल से 18 किलोमीटर दूर होती है। उनके अगले सफर की शुरुआत से पहले आपको इनका तारुफ करवाते चले। मिथियस इसके पास उनके पुराने खंडरों का नक्शा होता है। असल में मिथियस का भाई कुछ दिन पहले उस खंडर की तरफ आया था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन वो वापस नहीं पहुंचा, तो ये अपने भाई को ढूंढने के लिए वहां जाना चाहता है। जेफ एक मेडिकल का स्टूडेंट है और उसे भी पुराने खंडरात खोजने का बहुत शौक है। उसके साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड एमी है। एरिक और उसकी गर्लफ्रेंड स्टेसी एक और ग्रुप के सबसे बदकिस्मत मेंबर जो मिथियस का दोस्त है। एमी फितरतन एक फोटोग्राफर है और उसकी फोटोग्राफी का शौक उसे आगे चलकर उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला करने वाला है। तो वो सब लोग एक टैक्सी किराए पर लेते हैं और वो टैक्सी वाले को उस जगह का नक्शा दिखाते हैं। तो वो उन्हें कहता है कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ मत जाओ, लेकिन पैसे दिखाने पर वो शख्स मान जाता है और वो सब लोग टैक्सी में बैठ जाते हैं और खंडर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। खंडर से कुछ ही फासले पर घना जंगल शुरू हो जाता है, जहाँ से उन्हें पैदल आगे जाना होता है। लेकिन खौफ और हैरत की बात ये होती है, यहाँ और भी गाड़ियाँ पहले से खड़ी होती हैं, जो नहीं मालूम कि कितने अरसे से खड़ी थी और उन गाड़ियों के मालिक कहाँ थे। इन्हीं में मिथियस के भाई की जीप भी खड़ी नजर आती है। वो सब लोग पैदल जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में चलते हुए मिथियस उन सबको बताता है आगे चलकर एक गाँव आएगा जो कि मायान कबीले का गाँव है। उसके साथ ही वो पिरामिड नामक खंडर है। काफी देर तक वो चलते रहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता समझ में नहीं आ रहा होता। आखिरकार एक जगह वो कुछ देर आराम करने और पानी पीने के लिए रुकते हैं। वहाँ बैठकर मिथियस एक बार फिर नक्शा देखता है तो उसे आगे कुछ झाड़ियाँ नजर आती हैं, जिन्हें हटाने से उसे पता चलता है कि यही रास्ता है। लेकिन ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने जानबूझकर ये रास्ता बंद किया हो और कोई चाहता है कि लोग उस खंडर तक ना जा सके। इस बात को जानकर उन सब लोगों को तशवीश होती है और उनमें से कुछ लोग वापस भी जाना चाहते हैं, लेकिन जेफ सबको मुतमईन कर लेता है और वो अपना सफर जारी रखते हैं और आखिरकार उस पिरामिड नुमा खंडर के करीब पहुंच जाते हैं। वो सब लोग उस जगह को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उस जगह पर आज तक बहुत कम लोग आए हुए हैं और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए वो जगह बहुत अहम होती है। सब लोग बहुत हैरानी से उस पिरामिड को देख रहे होते हैं। वो सब अभी इस बात से अनजान होते हैं कौन सी मुसीबत उनका रास्ता देख रही है। मिथियस को अपने भाई का टेंट नजर आता है जो इस पिरामिड के टॉप पर लगा होता है और एमी अपना फेवरेट काम यानी फोटोग्राफी स्टार्ट कर देती है। अचानक उन्हें घोड़ों के कदमों की आवाज सुनाई देती है और फिर घोड़ों पर बैठा एक आदमी नमूदार होता है जो किसी ना समझ आने वाली जुबान में उनसे कुछ कहता है, जिसे उनमें से कोई भी समझ नहीं पाता। वो सब लोग हैरानी से उस बूढ़े आदमी को देखते हैं। जेफ को लगता है कि ये आदमी उनसे पैसों की डिमांड कर रहा है। वो उसे पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा इनकार कर देता है। इसी दौरान एमी उस आदमी की तस्वीर बना लेती है। फिर हम देखते हैं कि उस बूढ़े के दो और साथी वहाँ आ जाते हैं जिनके पास तीर होते हैं। वो उस बूढ़े से कहते हैं इन्हें हम मार देते हैं। जेफ मिथियस से कहता है इन्हें अपने भाई की तस्वीर दिखाओ। मिथियस अपने फोन पर अपने भाई की तस्वीर उन्हें दिखाता है और बताता है कि हम इन्हें ढूंढ रहे हैं। एमी उन सब की तस्वीर बनाते बनाते पीछे जा रही होती है। एकदम से वो बूढ़ा शोर करना शुरू कर देता है और पिस्तौल निकाल लेता है। वो सब एमी से कहते हैं कि तुम हिलना मत और यहीं खड़ी रहना। फिर मिथियस का दोस्त एमी से उसका कैमरा लेने जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये लोग तस्वीर बनाने की वजह से नाराज है। या वो कैमरा लेकर जैसे ही वापस आ रहा होता है उसे सीने में एक तीर आकर लगता है और फिर बूढ़ा आदमी अपने पिस्तौल से उसके सर में गोली मारकर उसे मार देता है। ये देखकर वो सब लोग बहुत डर जाते हैं और उनसे बचने के लिए उस पिरामिड पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बस यही की सबसे बड़ी गलती थी जो वो कर बैठे। इस गलती की सजा अब उन सबको भुगतना थी, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि इन लोगों ने उन पर हमला क्यों किया। देखते ही देखते उनके
उनके कबीले के और लोग भी वहाँ जमा हो जाते हैं और वो सारे दोस्त उनसे डरते डरते इस पिरामिड के टॉप पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो टेंट के अंदर और हर जगह देखते हैं, लेकिन मिथियस का भाई उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वो सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि वो यहाँ से नीचे कैसे उतरेंगे। वो पिरामिड के चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें हर तरफ उस कबीले के लोग नजर आते हैं। वो सब इस बात पर गौर करते हैं कि वो लोग खुद खंडर के ऊपर नहीं आए, वो खंडर से एक खास फासले तक ही रहते हैं। वो सब ये फैसला करते हैं कि वो यहाँ किसी की मदद का इंतजार करेंगे, क्योंकि डिमिट्री जिसको इन लोगों ने मार दिया था उसके दोस्त पीछे रह गए थे और उनके पास भी नक्शे की एक कॉपी थी। वो डिमिट्री को ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएंगे। जेफ उन सबसे कहता है हमें पानी और खाना एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अगर हमें यहाँ ज्यादा दिन गुजारने पड़े तो हम जिंदा रह सके। वो ये बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें फोन की बेल सुनाई देती है। मिथियस कहता है ये उसके भाई के फोन की बेल है और यकीनन उसका भाई इस खंडर के नीचे है। एक रस्सी की मदद से खंडर के अंदर जाने का फैसला करता है, जिसमें सब लोग उसकी मदद करते हैं। वो रस्सी की मदद से खंडर में लटक जाता है और जेफ आहिस्ता आहिस्ता उसे नीचे भेजता जाता है, लेकिन मिथियस अभी आधे रास्ते में ही होता है कि रस्सी पुराने होने की वजह से टूट जाती है और मिथियस खंडर के अंदर गिर जाता है। वो सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। एरिक कहता है कि वो अभी खंडर के अंदर जिंदा है क्योंकि उसकी आवाज आ रही है। उसे बचाने के लिए स्टेसी बाकी बच जाने वाली रस्सी की मदद से नीचे जाने का फैसला करती है और वो रस्सी से लटक कर खंडर के अंदर जाती है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से उसे कुछ ऊंचाई से छलांग लगाना पड़ती है, जिससे उसकी टांग पर चोट लग जाती है और उसका बहुत सा खून निकल जाता है। उधर नीचे गिरने से मिथियस की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी होती है। उधर जेफ एमी से कहता है कि अब तुम नीचे जाओगी और स्टेसी की मदद से मिथियस को लेकर आओगी, लेकिन वो एग्री नहीं होती। वो कहती है हमें कबीले वालों से मदद मांगनी चाहिए और वो खंडर से नीचे भागना शुरू कर देती है। जेफ भी उसके पीछे जाता है। कबीले के लोग उसे वहीं रुकने का कहते हैं। वो कहती है हमारी मदद करें, हमारे दोस्तों को चोट लगी है। जेफ बताता है कि ये हमारी जुबान नहीं समझ सकते। अचानक एमी वहाँ से एक पत्थर उठाती है और उनकी तरफ फेंक देती है। उसके साथ वो बेल भी होती है जो जाकर एक बच्चे को लगती है। वो सब उस बच्चे से दूर भाग जाते हैं और उस बच्चे को मार देते हैं। ये सब देखकर उन लोगों को समझ आती है कबीले के लोग इस बात से खौफजदा हैं। असल में उनका ये मानना था कि खंडर पर उगने वाली बेल जिस भी इंसान के जिस्म को छुए तो उस इंसान का जिस्म इन्फेक्शियस हो जाता है, इसलिए कबीले वाले लोग उन लोगों को खंडर से नीचे नहीं आने दे रहे थे। वो सब लोग टेंट्स का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रेचर बनाते हैं, जिसकी मदद से मिथियस को खंडर से ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उसकी टांगों और पाँव पर बहुत ज्यादा जख्म होते हैं। जेफ उन्हें बताता है कि हम इसे टेंट के अंदर नहीं ले जा सकते, इसे टेंट से बाहर ही रखना होगा और वो उसके जख्मों पर लगाने के लिए कोई दवाई ढूंढते हैं। वहाँ एमी को एक जीप की चाबी मिल जाती है और साथ में जेफ को उनके मारे जाने वाले दोस्त डिमिट्री के प्लेन टिकट्स भी मिलते हैं, जिसके मुताबिक अगली सुबह उसने वहाँ से जाना था। जेफ कहता है कि डिमिट्री के दोस्त उसे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे, क्योंकि उनके पास भी इस खंडर का नक्शा मौजूद था, इसीलिए किसी भी तरह हमें आज की रात निकालनी है। एमी स्टेसी के जख्मों पर पट्टी बांधती है और वो दोनों एक टेंट में सो जाती है। अगली सुबह जब स्टेसी सोकर उठती है तो उसके जख्म और सारे टांग पर वो बेल फैल चुकी होती है। एरिक उसके जख्म के अंदर से उस बेल को खींचकर निकालता है। दूसरी तरफ एमी जब मिथियस की टांगों से कंबल हटाती है तो उसकी दोनों टांगों के जख्मों के अंदर तक बेल फैल चुकी होती है। जेफ उसकी टांगों से उस बेल को हटाता है। अब एक बार फिर उन्हें खंडर के अंदर से फोन के बजने की आवाज आती है और एक बार फिर एमी और स्टेसी खंडर के अंदर जाने का फैसला करती है और फिर वो दोनों मशल लेकर एक रस्सी की मदद से खंडर में उतर जाती है और अंदर जाकर फोन ढूंढना शुरू करती है। फोन बजने की आवाज उन्हें मुसलसल आ रही होती है। वो आगे बढ़ती है तो उन्हें एक लड़की की लाश नजर आती है, जिसके हाथ में वो फोन होता है। वो जब फोन पकड़ कर देखती है तो वो टूटा हुआ होता है। वो सोचती है कि अगर ये फोन काम नहीं कर रहा तो फोन बजने की आवाज कहाँ से आती है। इसी दौरान उन्हें फिर से आवाज सुनाई देती है। असल में उस आदम और बेल के फूलों में ये खासियत होती है कि अब वो आवाज को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर वैसी आवाज पैदा करते हैं। फोन बजने की आवाज दरअसल उन्हीं फूलों से आ रही होती है। एमी उस फूल को तोड़ने लगती है तो वो आदम और बेल उसे पकड़ लेती है। और फिर
बहुत सारी बेलें उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं और वो दोनों बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान छुड़वाकर रस्सी की मदद से ऊपर पहुँचती हैं। वो ऊपर जाकर अपने दोस्तों को बताती है कि नीचे कोई फोन नहीं है। वो सब फैसला करते हैं कि वो किसी की मदद के आने तक इंतजार करेंगे और तब तक खाने पीने का सामान बहुत एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। जेफ जब मिथियस को पानी पिलाने जाता है तो देखता है आदम और बेल उसकी टांगों पर फिर से फैल चुकी है। वो सबसे कहता है कि अगर मिथियस को जिंदा रखना है तो उसकी टांगे काटनी पड़ेंगी। एम्मी कहती है कि बेहोश किए बिना कैसे टांगे काट सकते हैं। तो जेफ बताता है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उससे नीचे वाले दर्द में कोई भी फील नहीं होता और वो उसकी टांगे काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके पास सिर्फ एक छोटा चाकू ही था, इसलिए वो पहले एक पत्थर से हड्डी तोड़ते हैं और फिर चाकू से उसे जिस्म से अलहदा कर देते हैं और फिर फ्राई पैन गर्म करके उसके जख्म को दाग देते हैं। वो देखते हैं कि आदम और बेल उसकी दोनों पाँव को खींचकर ले जाती है। वो सब ये देखकर और भी डर जाते हैं। अगली रात स्टेसी जब सो रही होती है तो उसका बॉयफ्रेंड एरिक और एमी टेंट के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जब स्टेसी की आंख खुलती है और वो दोनों के साथ बैठे देखती है तो वो उन्हें गलत समझती है और रोना और शोर करना शुरू कर देती है। वो सब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं कि आदम और बेल मिथियस पर हमला कर देती है और नाक और मुंह से उसके जिस्म में चली जाती है। अचानक से जेफ की नजर उस पर पड़ती है। वो भागकर उसे पकड़ता है लेकिन इतनी देर में मिथियस की डेथ हो जाती है। इससे वो लोग और ज्यादा मायूस हो जाते हैं। उधर स्टेसी को लगता है कि वो बेल उसके जिस्म में हरकत कर रही है और जैसे मिथियस के साथ हुआ उसके साथ भी वैसा होगा। वो एकदम से चिल्लाना शुरू कर देती है और वैसी ही आवाजें फूलों से भी आती हैं। अब उनको यकीन होता है कि ये फूल आवाजें रिकॉर्ड करके वैसी आवाजें पैदा भी कर सकते हैं। वो लोग रात को कबीले के लोगों की एक्टिविटीज देखते हैं। कबीले के लोग खंडर के चारों तरफ पाउडर की शक्ल का केमिकल बिखेर देते हैं ताकि वो आदम और बेल मजीद फैल न सके। अगली सुबह स्टेसी अपने दोस्तों को कमर से शर्ट ऊपर करके दिखाती है। वो देखते हैं कि बेल उसके जिस्म के अंदर हरकत कर रही है। जेफ उसकी स्किन को चीर कर उसके अंदर से बेल को निकालता है। वो सबसे पहले उसकी एक टांग पर अल्कोहल को गिराकर कट लगाता है और वहाँ से बेल को बाहर खींच लेता है। फिर वो उसकी कमर पर भी चाकू से कट लगाकर बेल को बाहर खींचता है। वहाँ भी उस बेल की रूट्स फैल चुकी होती है। स्टेसी की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और वो जेफ को बताती है अभी पूरी तरह से बेल उसके जिस्म से नहीं निकली, उसे मजीद कट लगा बेल बाहर निकालो। लेकिन जेफ मना कर देता है क्योंकि पहले ही उसका बहुत सारा खून बह चुका होता है। फिर वो सब लोग देखते हैं कि वो आदम और बेल उसके दिमाग तक भी पहुंच जाती है। और फिर दोपहर को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो स्टेसी को फिर से बेल की मूवमेंट महसूस होती है। वो बाहर निकलकर सामान में से एक चाकू तलाश करती है और खुद के जिस्म को काटना चाहती है। आदम और बेल के फूलों से मुसलसल आवाजें आ रही होती है कि खुद को काट लो और वो जगह जगह से अपने जिस्म को काट लेती है। एकदम से उन लोगों को आवाजें आती हैं तो वो टेंट से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि स्टेसी खून में लथपथ खड़ी है। उसके माथे पर, पेट पर हर जगह कट लगे होते हैं। जेफ आगे बढ़कर उसे रोकता है तो वो उसे चाकू मारती है जो उसके हाथ पर लगता है। फिर एरिक आगे बढ़ता है तो स्टेसी चाकू उसके सीने में घोंप देती है जिससे एरिक की वहीं पर मौत हो जाती है। तब जाकर स्टेसी को होश आता है कि उससे ये क्या हो गया। एरिक के मरते ही वो आदम और बेल उसकी डेड बॉडी को खींचकर ले जाती है। आदम और बेल के फूलों से आवाज आती है एमी मुझे मार दो। उस आवाज को सुनकर स्टेसी अपनी दोस्त एमी से कहती है कि मुझे मार दो। वो जेफ एरिक के सीने से चाकू निकालता है और स्टेसी की तकलीफ दे हालत को देखते हुए उसे मार देता है। कबीले के लोग उनके मरने की तकलीफ दे आवाज सुन रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेफ अपनी फ्रेंड एमी के चेहरे और सारे जिस्म पर स्टेसी के जिस्म से निकलने वाला खून लगा रहा होता है। वो एमी को समझाता है कि तुम्हें कबीले के लोगों से दूर भागना होगा और फिर जब तुम गाड़ी तक पहुंच जाओ तो गाड़ी स्टार्ट कर उसे भगाकर ले जाना। वो उससे कहती है कि तुम मेरा इंतजार करना। फिर जेफ एमी को उठाकर खंडर से नीचे आ जाता है। कबीले के लोगों को लगता है कि ये उस लड़की की लाश को उठाकर ला रहा है जिसके मरने की आवाजें वो कुछ देर पहले सुन रहे थे। एमी को जमीन पर रख देता है और एमी भी मुर्दा होने की एक्टिंग करती है। फिर जेफ कबीले के लोगों को बातों में लगाकर उनका ध्यान भटकाता है और उन्हें एमी से दूर ले जाता है। उन सब लोगों का ध्यान जब जेफ की तरफ होता है एमी वहाँ से उठकर भाग जाती है, लेकिन उसी दौरान वो लोग जेफ को मार देते हैं और उन्हें एमी के भागने का भी पता चल जाता है। कबीले के लोग उसके पीछे लग जाते हैं और उस पर तीरों से हमला कर देते हैं, लेकिन एमी उनसे बचती हुई जीप तक पहुँच जाती है। ये वही जीप होती है जो मिथियस के भाई की होती है और जिसकी चाबी उन्हें उसके सामान से मिलती है। वो बड़ी मुश्किल से जीप स्टार्ट करती है और जंगल से बाहर निकल जाती है और इस तरह जेफ अपनी जान
वरदान देकर अपने दोस्त की जान बचा लेता है। फिर दिखाया जाता है कि डिमिट्री के दोस्त उसे ढूंढते हुए उस खंडर के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद उन्हें आने में बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।